प्रणाम, जय श्री राधे। आज मित्रों, मैंने पिछली वीडियो में काल सर्प दोष के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। आज हम जिन लोगों का अनंत काल सर्प दोष है उनके बारे में बताएंगे। उसमें क्या होता है कि जब लगन में राहु और सप्तम में जब केतु आ जाता है तो ये अनंत काल सर्प दोष बनता है। जैसे कि हम अभी आपको यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी कुंडली, ये धनु राशि की कुंडली है। इसमें लगन में राहु है और सप्तम में केतु है। एक ही तरफ ग्रह जा रखे हैं, जैसे कि तुला में जो है शुक्र शनि है, कन्या का जो है सूर्य है, सिंह का बुध है और अष्टम घर में जो है गुरु है और चंद्रमा केतु के साथ में है, मंगल जो है राहु के साथ में लगन में है। अगर यही स्थिति ये ग्रह अगर, क्योंकि एक तरफ तो खाली है जो हमारे मेष वृष राशि है, मीन राशि है और मकर कुंभ राशि, इन राशियों में कोई भी ग्रह नहीं है। अगर उदाहरण के तौर पर ये सारे ग्रह जो उस तरफ हैं ये अगर इस तरफ आ जाते तो ये काल सर्प दोष नहीं माना जाए, क्योंकि राहु की जो गति है वो उल्टी गति है, वो बकरी है, वो पीछे की तरफ जासा। जैसे कि अभी ये जो है धनु राशि में है तो फिर उसके बाद ये वृश्चिक में जाएगा, तुला में जाएगा, कन्या में जाएगा और इसी प्रकार जो है भ्रमण करेगा। और अगर जैसे ये खाली स्थान है जहाँ इसने भ्रमण करना वो खाली स्थान है तो इसका प्रभाव नहीं होगा और ये काल सर्प दोष नहीं माना जाए। लगन में राहु होने से आदमी भ्रमित रहता है और दूसरों को भी भ्रम में डाल देता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई भी पता नहीं कर सकता है कि इसका स्वभाव क्या है। सीधे शब्दों में समझे तो ऐसे लोगों को जो होते हैं वो दिखते नहीं है और जो दिखते हैं वो कभी होते नहीं है। ये रहस्यमय लोग होते हैं, इनके बारे में जानना बहुत ही असंभव। अब हम बात करते हैं जो हमने ये कुंडली आपको दिखाई है धनु लगन की, इसमें अनंत काल सर्प दोष है। राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ गए हैं। अब इस कुंडली में थोड़ा विश्लेषण करते हैं, इसके बारे में इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जैसे कि इसमें जो लग्नस्थ मंगल है वो राहु के साथ है और चंद्रमा केतु के साथ है और चंद्रमा और मंगल का अपनी राशि से द्वादश योग कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि जो अपनी राशि इनकी कर्क राशि है वो इनके 12वें घर में, माने जहां चंद्रमा बैठ रखा है उससे या अपनी राशि से चंद्रमा जो है द्वादश में माना जाएगा। कर्क राशि से चंद्रमा द्वादश में बैठा हुआ, स्वयं की राशि से द्वादश में। दूसरा इसमें क्या है कि चंद्र ग्रहण योग भी है क्योंकि केतु के साथ में है। जहां सूर्य का स्वराशि से यहाँ भी वही हिसाब हो रखा है, सूर्य जो है द्वादश में बैठ रखा है अपनी राशि से। अब हम बात करते हैं पंचम भाव पर जो है शनि की नीच दृष्टि भी है, क्योंकि वैसे बैठा तो ये उच्च राशि में है लेकिन जो पंचम घर है वहां पे जो सप्तम दृष्टि इसकी जाएगी ये नीच घर में जाएगी। लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से देखा जाए तो ये मांगलिक है और मंगल पर शनि की दृष्टि है। गुरु भी जो है शनि द्वारा दृष्ट है। तो कुल मिला के इसको देखा जाए तो कई ऐसे अशुभ योग हैं, क्योंकि मंगल और राहु की युति भी जो है अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे लोगों का क्या होता है कि जीवन में कभी भी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है, वह हमेशा अशांत रहते और खासकर देखा गया है कि कोर्ट कचहरी में इनका आना जाना लगा रहता किसी न किसी कारण से जीवन भर। कुछ दिनों बाद जो है कुछ दिनों के लिए ठीक रहेंगे तो फिर कोई ना कोई कारणवश इनको वहां तक जाना पड़े। अगर ये तो हमने एक उदाहरण के तौर पे कुंडली दी है, जब मंगल और राहु की युति इकट्ठे हो जाते हैं तो अगर अन्य ग्रह अगर अच्छे हैं तो ऐसे लोग जज भी बन सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, जेलर भी हो सकते हैं अगर शुभ ग्रह हैं और इनकी स्थिति भी अच्छी है। तो अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो किसी जुर्म में अंदर जा सकते हैं या उनको फंसाया जा सकता है, तो ऐसा योग इससे बनता है। फिर ऐसे लोग जो है जैसे लगन में राहु है तो ये लोग थोड़ा चालाक प्रवृत्ति, कपट अवश्य करते हैं, किसी से अपना रहस्य नहीं बताते, अपने बारे में कुछ नहीं, किसी को भी नहीं मालूम होता इनके बारे में, और षड्यंत्र में ये खुद भी समय आने पे फंस जाते हैं। ऐसा समय आता, क्योंकि जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, कहीं ना कहीं ये फंस जाता है। ऐसी कई चीजें हैं, जीवन भर जो है इनको बार बार व्यवसाय को बदलना पड़ता है और अपने पद प्रतिष्ठा के लिए इनको बहुत मेहनत करनी, बहुत प्रयास करना पड़ता है, तब जाके इनको सफलता मिलती है। और जैसे जो स्थिति इसमें है उस हिसाब से ऐसे जो जातक होते हैं इनका जो गृहस्थ जीवन होता है वह सुखमय नहीं होता है। कलह कलेश का मामला हमेशा बना रहता है, पत्नी के साथ हमेशा अनबन बनी रहती है और संतुष्टि
नहीं होता। अब हम बात करेंगे अनंत काल सर्प में क्या उपाय करना चाहिए। इस योग में रात को सोते समय एक तो सिरहाने के नीचे जब आप सोने से पहले एक मुट्ठी बाजरा ले लो और उसको काले कपड़े में तकिया के नीचे रख दो और सुबह होते ही इसको कहीं पक्षियों के लिए डाल दो। इस प्रक्रिया को आप 43 दिन कर सकते हैं और अमावस्या के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन एक बार कंटिन्यू 43 दिन तक इस प्रक्रिया को। दूसरा, अगर किसी भी सोमवार के दिन लाल धागे में आप जो है 3 मुखी या 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन लाल धागे में इसको विधिवत पूजन करवा करके, शुद्धि करवा के, धूप दीप दिखवा करके और महामृत्युंजय का एक मंत्र जाप करवा करके इसको धारण करिए। इससे भी आपको अवश्य फल और फायदा मिलेगा। सोमवार के दिन आप जो है आटे के जो है नाग नागिन का जोड़ा बनाइए और उसको भगवान भोलेनाथ पर स्थापित या उनको चढ़ा दे। अगर शिवलिंग पे नहीं चढ़ा सकते हैं, अगर आपके आसपास में कोई बहता हुआ जल है तो आप उसमें उनको प्रवाह कर दीजिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो किसी भी जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं वहां पे आप एक बार अभिषेक करवाएं, रुद्राभिषेक, और वहां पे नाग नागिन का जोड़ा अवश्य चढ़ाएं। और अपने जीवन काल में एक बार एक जो जीवित सांप होता है, किसी के बंधन में जो होता है, जो सांप पकड़ने वाले होते हैं, उनसे उस सांप को खरीदवा करके और उसको किसी जंगल में छोड़ दीजिए। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद और कारगर साबित होगा। क्योंकि देखा जाता है कि ऐसे जब योग बनते हैं तो कुछ ना कुछ उनके जीवन में परेशानी बनी रहती है। बस खास करके ये जो मुख्य चीज होती है, जैसे जीवन में क्या क्या आता है मुख्य चीज, एक तो विद्या अध्ययन, जो हमारी पढ़ाई होती है उसमें एक कहीं ना कहीं रोक लगा देगा, किसी कारणवश उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। दूसरा होता है विद्या के बाद नौकरी चाहिए होती है, तो सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब वो स्थिरता वो बना नहीं पाता है, बार बार उसको जो है अपना व्यवसाय या नौकरी बदलना पड़ता है। उसकी पढ़ाई अच्छी होते हुए सब चीज में टैलेंट है, लेकिन जहाँ पे इसका सिलेक्शन होना है वहाँ पे थोड़ी सी कमी के कारण वो रह जाता है। शादी में विलंब, ये हमारे पास कई कुंडलियां ऐसी आती है जिसमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस काल सर्प दोष के कारण उनको जीवन में काफी चीजों में पीछे रहना पड़ता है, तो शादी में भी विलंब हो जाता है। फिर संतान पक्ष में संतान बहुत बड़ी मुश्किल से होती है। तो ये 3-4 चीजें, जैसे विद्या अध्ययन, नौकरी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, इन चीजों में इनको विशेषकर परेशानी उठानी। तो आप इन उपायों के द्वारा या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके किसी ज्योतिषी से और उसको अच्छी तरह से आप विधिवत श्रद्धा और विश्वास के साथ आप उपाय करिए तो आपको अवश्य लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल इसी प्रकार आपके जो दूसरे घर का जो राहु है और अष्टम में जो केतु का जो योग बनता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए प्रणाम, जय श्री।